हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को वस्त्रोपयोगी रेशों के जो पार्ट बचे थे वो बताना चाहते हैं। वस्त्रोपयोगी रेशे में मैंने पिछली एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैं उसमें कोमलता एवं सूक्ष्मता तक रेशों के जो ये गुण दिए हुए हैं कि रेशों में ये निम्नलिखित गुण होने चाहिए, तो उसमें से मैंने पर्याप्त मजबूती, संतोषजनक लंबाई, लचीलापन, प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता, बंधन क्षमता, कोमलता एवं सूक्ष्मता तक पिछली वीडियो में बता दिया है। बचा है ये आगे वाली, तो चलिए मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट है आवश्यकता। मैं आपको एक शब्द में एब्जॉर्बेंसी पहले तो समझा देती हूँ कि एब्जॉर्बेंसी का मतलब क्या होता है। एब्जॉर्बेंसी का मतलब ये होता है अवशोषकता का गुण, मतलब किसी चीज़ को सोखने की क्षमता, उसी को एब्जॉर्बेंसी कहते हैं। तो अगर वो ऐसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अगर आपको कहीं चोट लग गई है, ब्लड निकलने लगता है, तो आप क्या करते हैं, कॉटन का बॉल लेते हैं, कॉटन की रुई रुई लेते हैं और उसको वहाँ पे चिपका देते हैं। तो ये होता है ना कि ब्लड रुक जाएगा। तो वो क्या करता है, जो रुई होती है ना वो ब्लड को सोखती है। तो वही चीज़ है कि ये रेशों की एक गुण होनी चाहिए। रेशों के अंदर, रेशों से जो वस्त्र बनाने हैं उन रेशों में ये क्वालिटी होनी चाहिए अवशोषकता की। उससे क्या फ़ायदा होगा जानते हैं? अगर अवशोषकता का गुण है रेशे में, तो आपको धुलने में, सुखाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। धुलने में तो ऐसे नहीं होगी कि वो आराम से धुल जाएंगे, हाँ। और सुखाने में मतलब एक तरह उनके अंदर ये गुण होता है, उन्हें अवशोषण मतलब नमी सोखने की और नमी को मुक्त करने की क्षमता कोई क्या कहते हैं, अवशोषकता कहते हैं। ऐसे निर्भीकता से बिना डर के धोया और सुखाया जा सकता है। और इन रेशों के और क्वालिटी होती है कि जो गर्मी के दिनों में ना, जैसे आपको पसीना जब होता है, देखिए यहाँ लिखा है गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना निकलता है। अगर वस्त्र में नमी अवशोषकता अवशोषण करने का गुण है, तभी वे शरीर से निकले पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। अगर उस रेशे में सोखने की क्षमता है, जैसे पॉलिस्टर, उसमें देखिए पसीने को सोखने की क्षमता नहीं। अगर आप पॉलिस्टर के कोई कपड़ा, टेरिकॉट, टेरिलीन, या आजकल जो सिंथेटिक साड़ियाँ होती हैं, और सिंथेटिक साड़ियों के साथ तो आजकल सबसे कॉमन चीज़ है ब्लाउज़ मिल रहा है। ब्लाउज़ मिलता है बहुत ब्रोकेट टाइप का। अगर आप वो सब पहन लीजिए, देखिए आपको कितना दिक्कत होगी। बहुत कहते हैं ना हैवी साड़ियाँ अगर गर्मी पे पहन लें, किसी की शादी ब्याह है, तो कहते हैं ना अजीब सी गर्मी हो रही है, सो भी नहीं रहा है। तो वही चीज़ होता है, क्योंकि उन रेशों के अंदर क्या, वो कृत्रिम रेशे हैं और उनमें अवशोषकता की क्षमता नहीं है, एब्जॉर्बेंसी की क्षमता नहीं होती। ये होती किस में सबसे ज़्यादा, तो ये सूती रेशे में सबसे ज़्यादा होती है। कपास के रेशों में अवशोषक का गुण श्रेष्ठ रूप में विद्यमान रहता है। इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए इसे हर मौसम में पहना जा सकता है। साथ में छोटे बच्चों के जो वस्त्र बनाए जाते हैं ना, वो सूती वस्त्र ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। और ये क्या करता है, शरीर से निकले पसीने को शीघ्रता से सूखते जाते हैं। उन्हें मतलब फूड त्वचा संबंधी किसी प्रकार के भी कोई दिक्कत नहीं आने देते। इन ड्रेसों की क्वालिटी होती है, वही चीज़ें कहा गया है। फिर उसमें लिखा है मानवकृत ड्रेसों में रेयान को छोड़कर टेरिकॉट, टेरिलिन, पॉलिस्टर आदि सिंथेटिक वस्त्रों में अवशोषकता के गुणों का सख्त अभाव होता है। देखिए मानवकृत रेशा भी एक रेशा है जो रेयान है, वो भी उसमें ये क्वालिटी क्यों है, क्योंकि वो सेलुलोज से मिक्स करके बना हुआ है। सेलुलोज जैसे कपास के लिंटर्स हो गए, बांस के लुगदी से, बांस के अंदर जो पल्प होता है वो इन सब चीज़ों से बना हुआ है, इसलिए उसके अंदर ये क्वालिटी है। तो दिया कि उसी एक रेसे मात्र रेयान को छोड़कर, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मानवकृत वो कौन सा रेशा है जिसमें अवशोषकता का गुण विद्यमान होता है, तो वो रेयान होता है। रेयान को छोड़कर टेरिकॉट, टेरिलिन, पॉलिस्टर में तो आदि जितने भी सिंथेटिक रेसे हैं उनमें ये गुणों का सख्त अभाव रहता है। आप इस चीज़ को क्लियर समझ गए होंगे। रेशों में नमी, आर्द्रता, अवशोषकता का गुण वस्त्रों की परिष्कृत एवं परिसज्जा करने में आता है। जैसे देखिए वस्त्र की रंगाई अगर करनी है, तो वो क्या होता है, वो जो जल में रंग घोला जाता है, वो जो रंग को अपने रेशों के अंदर अवशोषित ही तो करता है, अपने रेशों के अंदर भरता ही तो है, तभी तो उस रंग का हो जाता है रंग के। तो नहीं कहते जैसे मैं इनके रंग में रंग गई हूँ, तो रंगने का मतलब क्या, उसको अपने रोम रोम में बसा लिया है। तो रेशे का क्या, रेशा भी क्या है, रेशे का भी छोटे से छोटा जो तो है ना, अणु है ना, उसमें रंग पहुंच जाता है। ये किसके कारण पहुंचता है, इसमें अवशोषकता का गुण होता है। उस गुण के कारण ये रंगाई हो गई, छपाई हो गई, ब्लीच हो गया, कलप हो गया, मर्सराइजिंग हो गई, जो आदि परिसज्जाएं दी जाती है ना, ये करने में क्या होती है, आसानी होती है। किस गुण के कारण, अवशोषकता के गुण के कारण।
सूती वस्त्र अपने इसी अद्भुत व विलक्षण गुण के कारण प्राचीन काल से लेकर आज तक लोकप्रिय हैं। तौलिया, रुमाल आदि में अवशोषकता का गुण होना अनिवार्य है और ये होता है और बनाया भी जाता है किससे? सूती कपड़ों से या लिनन से बनाया जाता है। इसको नापा कैसे जाता है? मतलब ये मॉइस्चराइज़र किसी की रेशे में कितना है, इसको कैसे नापा? इसको प्रतिशत में नापा जाता है। जो अवशोषित करने की क्षमता होती है ना, उसको प्रतिशत में नापा जाता है। और वातावरण से रेशों द्वारा अवशोषित नमी को क्या कहते हैं? तो नमी प्राप्तांक कहते हैं, मॉइस्चर रीजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉइस्चर रीजन नमी प्राप्तांक कहते हैं। मतलब वातावरण से रेशों द्वारा अवशोषित नमी को क्या कहते हैं? तो नमी प्राप्तांक कहते हैं। और रेशों में नमी अवशोषित करने की क्षमता किस में मापा जाता है? तो प्रतिशत में मापा जाता है। यहाँ देखिए फार्मूला दिया हुआ, प्रतिशत नमी प्राप्तांक बराबर अवशोषित नमी का भार। मतलब पहले तो रेशे ने अवशोषित कर लिया है। रेशे ने मान लो जल को अवशोषित किया, रंग को अवशोषित किया, जिस भी चीज़ को अवशोषित नमी का भार बटा वो सूखा रेशा था तब वो कितना था, और कितना अवशोषित कर लिया तब कितना हो गया। तो वही बात है, अवशोषित नमी का भार बटा शुष्क रेशों का भार गुणे 100। परसेंटेज मॉइस्चराइजिंग अपॉन इज इक्वल टू वेट ऑफ एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर अपॉन वेट ऑफ ड्राई फाइबर्स इंटू 100। कुछ प्रमुख रेशों में प्रतिशत आर्द्रता अवशोषण क्षमता को इस तालिका में दर्शाया गया है। देखिए दिया है पॉलिस्टर। पहले आप प्राकृतिक रेशों को देख लो, उसके बाद आप मानवकृत रेशों को देखना। प्राकृतिक रेशे में गौर करिए, प्राकृतिक रेशे में सबसे ज़्यादा सूती रेशे में अवशोषकता का गुण होता है 50 से 60%। इस चार्ट के अकॉर्डिंग ऊनी रेशे में 40 से 45 होता है, रेशम में क्या होता है 10 से 12 होता है। और जो ये मानवकृत रेशा है और सेलुलोजिक है रेयान, इसमें 90 से 95% होता है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो प्राकृतिक रेशे में सबसे ज़्यादा अवशोषकता का गुण किस रेशे में होता है? तो सूती में होता है, 50 से 60% है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऊनी को दिया है जिसमें 40 से 45% है। तीसरे नंबर पे रेशम में दिया है जिसमें 10 से 12% है। ठीक है। और एक बात, रेशम के इतना ही नायलॉन में भी होता है। देखिए 11 से 12%, हल्का सा फर्क है, 10 से 12 और ये 11 से 12। आप यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा कि रेशम में 10 से 12 दिया है और नायलॉन में 11 से 12 दिया है। और सबसे ज़्यादा मानवकृत रेशा जिसमें अवशोषकता का गुण होता है वो रेयान है, और उसमें कितनी नमी आर्द्रता क्षमता होती है? तो 90 से 95%। इतना क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये और यहाँ से नायलॉन हो गया, क्योंकि रेशम में 10 से 12 और नायलॉन में 11 से 12। बचा पॉलिस्टर, एक्रिलिक और एसीटेट। तो पॉलिस्टर में सबसे कम होता है 3 से 5%। कितना होता है? 3 से, ये इसका मात्रक है परसेंटेज, 3 से 5% किसमें? पॉलिस्टर में। एक्रिलिक में कितना होता है? 8 से 9%। और नायलॉन में आपको पता ही होगा 11 से 12%। उसके बाद बचा क्या था? एसीटेट, जिसमें कितना होता है? 25 से 30%। आपको क्लियर हो गया? समझ गए आप? एक बार आप ऐसे बंद करके इसको ऐसे बंद करके कर देखिए। सबसे पहले कौन से रेशे? प्राकृतिक रेशे का नंबर आता है। तो सबसे पहले किस में? सूती में 50 से 60%। दूसरे नंबर पे कौन सा रेशा आता है? ये दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ही और दूसरे नंबर पे क्या आया था? ऊनी रेशा आया था जिसमें कितना था? 40 से 45%। 40 से 45%। हाँ, रेशम में कितना है? 10 से 12%। और रेशम को रिलेट किए थे नायलॉन से 11 से 12%। इतना क्लियर हो गया। फिर पॉलिस्टर में सबसे कम था, 3 से 5% था, 3 से 5%। एक्रिलिन में कितना था? 8 से 9%। एक्रिलिन में 8 में 9%। बचा था एसीटेट जिसमें 25 से 30% था। आपको ये चीज़ याद हो गया? मैं आगे बढ़ती हूँ। रेशों की अगली क्वालिटी क्या दिया हुआ है? और गाइस मैं आपको बता दूँ, ये बृंदा मैम की बुक से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सिंथेटिक तंतु जैसे पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन में सबसे कम आर्द्रता क्षमता होती है, जबकि रेयान में सबसे अधिक 90 से 95% होती है तक आर्द्रता अवशोषण क्षमता होती है। इसलिए रेयान एवं सूती वस्त्र परिधान के रूप में सबसे ज़्यादा आरामदायक होते हैं, गर्मी के मौसम में पहनने के लिए उपयुक्त रहते हैं। ये आपको क्लियर हो गया? अगला है चमक या लश्चर। रेशे द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? चमक या लश्चर कहते हैं। मैं यहाँ से आपको एक चीज़ बता देती हूँ,
रेशे को परावर्तित करना, प्रकाश को परावर्तित करना, प्रकाश को अवशोषित करना। किसी चीज़ को अवशोषित, आपने एब्जॉर्बेशन पढ़ा था ना, एब्जॉर्ब करते मतलब चूस लेते हैं, सोख लेते हैं। तो क्या हुआ, प्रकाश को सोख लेना। तो गाढ़े रंग क्या होते हैं, प्रकाश को सोख लेते हैं, अपने अंदर खींच लेते हैं। आप अगर ट्रिक अगर आपको लगाना है तो आप यहाँ से लगा दो, गाढ़ा कैसे, उसने सारे रंग को अपने अंदर सोख लिया तो उसका रंग गाढ़ा हो गया। और हल्का रंग का क्या मतलब है, वो हल्का क्यों है, क्योंकि उसने सारे रंग को फेंकते गया, परावर्तित करते गया। बोले नहीं हमें आप नहीं पसंद हो, हमें आप नहीं पसंद हो, तो उसके रंग पे किसी रंग का रंग ही नहीं चढ़ा तो वो हल्का हो गया। तो वही मतलब है, जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, उससे जो चमक होती है ना, जो परावर्तन की क्षमता होती है ना, उसको ही कहते हैं लश्चर या चमक कहते हैं। और जो प्रकाश को परावर्तित से खुरदुरी, जो एक सतह वाला चैप्टर है कला के तत्व, तो उसमें जो खुरदुरी सतह होती है ना, वो प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। और जो चिकनी सतह होती है वो प्रकाश को परावर्तित करती है। इससे क्या होती है, चिकनी जो सतह होती है वो चमकीली चमक दिए होती है। तो वही चीज़ कहा गया, रेसे जितने ही लंबे, सूक्ष्म, कोमल या मुलायम होते हैं उसमें उस वस्त्र की सतह भी उतनी अधिक चिकनी होती है तथा उसमें उतनी ही अधिक चमक होती है। जैसे रेशम के, आप सारी बनारसी साड़ियाँ, उसकी रेशम में कितनी चमक होती है, हल्की हल्की मधुर सी चमक दिखती है, भीनी भीनी सी। वही चीज़ कहा गया कि जो रेसे जितने लंबे होंगे, जितने कोमल होंगे, जितने सूक्ष्म होंगे, जितने मुलायम होंगे, उतनी अधिक उसमें चमक होगी, ठीक है। रेशम का रेशा प्राकृतिक रूप से ही चमकदार होता है। इसकी सतह भी काफ़ी चिकनी होती है जिसके कारण इससे बने वस्त्रों में अनोखी ज्योति की झलक दृष्टिगोचर होती है। लिनन, जूट, कपास के तंतुओं में चमक का क्या होता है, अभाव होता है। क्या होता है, अभाव होता है। किस चीज़ का अभाव होता है, चमक का अभाव होता है। किन रेशों में, तो लिनन में, जूट में और कपास के, ठीक है। और किस प्राकृतिक रेशे में प्राकृतिक चमक होती है, तो रेशम में। परंतु वस्त्र बनाने के समय इसमें कैसे, इन रेशों में अगर चमक लानी होती है तो क्या करनी पड़ती है, परिसज्जा करनी पड़ती है, उनको परिष्कृत करना पड़ता है, कृत्रिम रूप से चमक लाई जाती है, ठीक है। मानवकृत, मैन मेड सभी रेशों में चमक का गुण, भाई मानव ने उसको बनाया है तो उसको शायद चमक बनाए, चाहे चमकहीन बना दे। तो वही चीज़ कहा गया कि मानवकृत सभी रेशों में क्या होता है, चमक का गुण समाहित होता है। इसको चमक के गुण को कम किया जाता है। इसमें इतनी चमक होती है कि इसमें चमक के गुण को कम किया जाता है। और इसमें चमक जो होती है अधिक होती, इसमें चमक नहीं होती तो इसमें परिसज्जा द्वारा चमक बढ़ाया जाता है। इसमें चमक ज़्यादा होती तो इसको परिसज्जा देकर चमक कम किया जाता है। इन दोनों में देखिए डिफरेंस दिया हुआ है। मानवकृत सभी रेशों में चमक का गुण समाहित होता है। नायलॉन की रेशों में तो इतनी चमक होती है कि आंखों में क्या होता है, चुभती है। उसकी चमक कम करने के लिए परिष्कृत एवं परिसज्जाएं की जाती हैं। जब मानवकृत धागों का निर्माण किया जाता था तो तभी इनमें इच्छा अनुसार चमक लाई जाती है। मुलायम, चिकने, चमकदार वस्त्र ही लोकप्रिय होते। परिधान के लिए ऐसे वस्त्रों का चुनाव किया जाता है जिसमें चमक होती है। आप मार्केट में कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो एक रेसे की चमक होती है। और कोई थोड़ा सा धुंधला कपड़ा, तो आप कहते हैं ना यार तो बहुत डल लग रहा है, पुराना सा लग रहा है, हैं। और जो कॉटन के कपड़ों में चमक आती है कैसे आती है, वो परिष्कृत, परिसज्जाएं करके उसको चमकाया जाता है, मतलब चमक दी जाती है। तो वही चीज़ होता है कि डलनेस में और ये क्या बोलते हैं, लश्चर, चमक में। समानता, यूनिफॉर्मिटी, वस्त्रोत्पादन हेतु रेशों में समानता का गुण अनिवार्य है। समानता, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म कहाँ चलता है, आप यूनिफॉर्म से इसको रिलेट कर दिए। विद्यालय में यूनिफॉर्म का प्रयोग किया जाता है ना, ड्रेस का, क्यों किया जाता है, क्योंकि सारे बच्चे समान दिखे, न कोई गरीब दिखे, न कोई अमीर दिखे, न कोई ऊंच दिखे, न कोई नीच दिखे। भाई जिसके पास बहुत पैसा है वो अच्छे अच्छे रोज बदल बदल के आएगा, जिसके पास नहीं है वो एक ही दो घिस घिस के आएगा। इसलिए यूनिफॉर्म चला है कि सब समान दिखे, यूनिफॉर्मिटी वहीं से मतलब है समान दिखे। रेशों या धागों की लंबाई, व्यास, आकार एवं आकृति समान हो। अगर इनमें समानता नहीं होगी तो धागे कहीं मोटे होंगे, कहीं पतले होंगे, कहीं गोल होंगे, कहीं चपटे। तो समान रेशे में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, रेशे के धागों की लंबाई, उसका व्यास, उसका आकृति, इतनी चीज़ें अगर समान है तो रेशा क्या है, समान रेशा है, ठीक है। फलतः इससे वस्त्र चमकीले बनेंगे, सुंदर बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, मतलब ये दिया है। प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, लिनन, जूट आदि के रेशे में असमानता होती है। किन किन रेशों में, प्राकृतिक रेशों में देखो समानता नहीं होती, प्राकृतिक रेशों में क्या होती है, असमानता होती है। कपास तभी तो छटनी नहीं की जाती है, सॉर्टिंग की क्रिया, वही चीज़। आप कॉम्बिंग वाला प्रोसेस पढ़े थे कि छोटे रेशों पे मतलब कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है, तो जो लंबे रेशे होते हैं वो समांतर रहते हैं, छोटे रेशे अलग हो जाते हैं। तो वही क्या है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, लिनन, जूट आदि के रेशों में समानता होती है।
समानता होती है, कोई रेशे लंबे होते हैं, कोई छोटे, कोई मोटे, कोई पतले। इसलिए वस्त्र निर्माण से पूर्व रेशों की क्या सॉर्टिंग या छट्टी की जाती है। वह समानता को ध्यान में रखकर बंडल एवं लच्छियाँ स्कीन बनाई जाती है। मानवकृत रेशों में समानता लाने के लिए रासायनिक पदार्थों लुगदी को नियंत्रित, जैसे अगर मानवकृत रेशा अगर उसमें की समानता लाना है तो क्या होता है, वो जो उन्होंने रासायनिक घोल तैयार किया है उसी को स्पिनरेट के छिद्र में से गुजारते हैं। एक कीप के आकार का मतलब स्पिनरेट बोलते हैं, उसमें छिद्र लगे होते हैं, जैसे आप शावर यूज़ करते हैं ना बाथरूम में जो लगे होते हैं, हाँ वॉशरूम में जो शावर होते हैं वही चीज़ स्पिनरेट का छिद्र होता है। तो उसमें से क्या होता है, वो घोल को गिराते हैं नीचे, तो वो क्या होता है कि वो लंबे लंबे रेशे के रूप में बनते जाते हैं, तो उनको वो अपने अनुसार बना लेते हैं, छिद्रों में से गुजरना पड़ता है। नायलॉन के रेशों में समानता लाने के लिए खींचा जाता है, जब ताकि वे सभी जगहों में समान व्यास के हो जाए, मतलब उनका डायमीटर क्या हो जाए, समान हो जाए। अगला है घनत्व, डेंसिटी। वस्त्रों का भार उनके घनत्व, डेंसिटी पर निर्भर करता है। जिन रेशों का घनत्व जितना अधिक होगा उनसे बने वस्त्र भी उतने ही अधिक भारी होंगे। एक चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने यूथ में इसका क्वेश्चन भी देखा होगा कि वस्त्रों के भार और उनके घनत्व, डेंसिटी पर, वस्त्रों का भार किस पे निर्भर करता है, उनके घनत्व पर निर्भर करता है। जिन रेशों का घनत्व जितना ज़्यादा होगा वो रेशे क्या होंगे, उतने अधिक भारी होंगे। अक्सर भारी वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करते हैं, परंतु यह हमेशा सत्य नहीं होता। भारी वस्त्र हमेशा ही गर्माहट प्रदान करते हैं। हल्के ऊनी वस्त्र भारी वस्त्रों की अपेक्षा गर्माहट, और ऊनी वस्त्र क्यों गर्माहट पैदा करते हैं हल्के होते हुए भी, क्योंकि इनके बीच में जो वो रेशो जो एक थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो रेसे भरे जाते हैं ना, उस गुण के कारण गर्म गर्म मतलब ऊनी रेसे गर्माहट प्रदान करते हैं। रेशम एवं नायलॉन के वस्त्र निम्न घनत्व वाले होते हैं। देखिए कौन कौन से वस्त्र, रेशम के वस्त्र और नायलॉन के वस्त्र निम्न घनत्व के होते हैं। कौन कौन से, रेशम और नायलॉन। कौन से, रेशम और नायलॉन। कैसे होते हैं, निम्न घनत्व वाले, लो डेंसिटी वाले होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये हल्के होते हैं। ठीक है। शीशे और एस्बेस्टस के वस्त्र उच्च घनत्व वाले होते हैं। कौन कौन से वस्त्र उच्च घनत्व वाले होते हैं, शीशे के और एस्बेस्टस से। कौन से, शीशे और एस्बेस्टस के। ओल्फिन के रेशे सबसे हल्के होते हैं, पानी के ऊपर भी तैर जाते हैं। वस्त्रों में गर्माहट एवं लोकप्रियता के लिए रेशों में कम घनत्व के गुण का होना अनिवार्य है। देखिए यहाँ लिखा है, वस्त्रों में गर्माहट एवं लोकप्रियता के लिए क्या होना जरूरी है, रेशों में कम घनत्व के गुण का होना अनिवार्य है। किसी भी वस्त्र की लोकप्रियता तभी रहती है जब वह कम वजन के होते हैं, क्योंकि जितना अधिक घनत्व उतना कपड़ा भारी। तो वही दिया कि रेशों की लोकप्रियता के लिए, गर्माहट के लिए क्या होना चाहिए, कम घनत्व होना चाहिए। और रेशम की साड़ी देखिए गर्म होती है, गर्मी और ठंडियों में उसको ठंडी में पहनेंगे तो आपको आराम, पर गर्मी में ना रेशम की साड़ियाँ गर्म करती हैं। तो वही दिया कि वस्त्रों में कम घनत्व का गुण का होना अनिवार्य है। किसी भी वस्त्र की लोकप्रियता तभी रहती है जब वह कम वजन के होते हुए भी शरीर को अधिक गर्माहट एवं आराम प्रदान करे। जागरूक उपभोक्ता वस्त्र खरीदते समय इन पर विशेष ध्यान देता है, हल्के वस्त्र ही क्रय करता है। हल्के रेशों की क्षेत्र क्षमता, कवरिंग पावर भी अधिक होती है। यहाँ से देखिए गौर करिएगा, क्वेश्चन है किस प्रकार के रेशों की क्षेत्र क्षमता अधिक होती है, तो हल्के रेशों की क्षेत्र क्षमता अधिक होती है। जिन रेशों का भार ज़्यादा होता है, मतलब उनके घनत्व ज़्यादा होते हैं, घनत्व किस किस पर निर्भर करता है, तो वस्त्रों के भार पर निर्भर करता है। जिन रेशों का जितना अधिक घनत्व होगा वे रेशे उतने अधिक भारी होंगे। भारी वस्त्र ज़्यादा नहीं पसंद किए जाते। हल्के वस्त्र लोग ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। रेशम और नायलॉन के वस्त्र में निम्न घनत्व होता है। शीशे और एस्बेस्टस में उच्च घनत्व होता है। शीशे का कपड़ा कोई पहनना चाहता है, एस्बेस्टस का कपड़ा ऐसे नॉर्मली कोई पहनता है, नहीं पहनता। ओल्फिन के रेशे सबसे हल्के होते हैं और पानी पे भी तैर जाते हैं। देखिए ये सब चीज़ें आ दी है, मैं आपको बता दिया अच्छे से। अगला है अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता, मतलब होता है ना एब्जरेशन रेजिस्टेंस, मतलब कपड़ों में जो तनाव ये सब सहने की जो क्षमता होती है वही है। अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता किसी भी रेशे का वस्त्रोत्पादक क्षेत्र के लिए एक अनिवार्य, कैसा गुण है, अनिवार्य और महत्वपूर्ण गुण है। इसके अभाव में वस्त्रों की लोकप्रियता संभव नहीं है। बनेगा ही नहीं, रेशा बार बार टूट जाएगा, जगह जगह गांठ पड़ेगी, वो कमज़ोर होगा, जल्दी से फट जाएगा। बहुत सारी मतलब इसके कमी के कारण बहुत सारे रेशों में अवगुणता आ जाएगा। तो ये लोकप्रियता संभव नहीं है। सभी वस्त्र प्रयोग के पश्चात गंदे हो जाते हैं, अतः उनकी धुलाई, क्लीनलीनेस आवश्यक है। धुलाई करते समय अक्सर वस्त्र को रगड़ना पड़ता है। साड़ी के फॉल, शर्ट के कलर, बाहों को जहाँ की गंदगी अधिक होती है वहाँ मैल जम जाता है, उन स्थानों पर ब्रश से रगड़कर साफ करना पड़ता है। अगर धुलाई करते समय रेशे टूट जाए तो वस्त्र कमज़ोर हो जाते हैं तथा शीघ्रता से क्या होता है, फट जाते हैं।
तो अब अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता की कमी रहेंगी तो रेशे क्या होंगे, फट जाएंगे, रगड़ने इत्यादि सफाई में वो फट जाएंगे। और जो रेशे कमज़ोर होते हैं, ये देखिए प्रायः वस्त्रों को रगड़ कर धोने से वस्त्र की सतह रेशे के सिरे के ऊपर क्या होती है, गुठली के समान निकल जाते हैं, छोटे छोटे लिंट्स पड़ जाते हैं। ऐसे वस्त्र अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि उनकी सुंदरता और आकर्षण गुठनी निकलने के कारण खराब हो जाती है। अतः रेशों में रगड़ व घिसावट सहने की क्षमता का होना अनिवार्य है। इससे क्या होगा, तो रेशे रगड़, धोना, टांगना, इस्त्री करना आदि में प्रयोग करेंगे तो आप भयभीत होकर प्रयोग कर सकते हैं। आपको नहीं लगेगा कि रेशा खराब हो जाएगा या बस रेशे बने खराब हो जाए। अगला है विद्युत संवाहकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। प्राकृतिक रेशो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत लोग के अंदर कन्फ्यूजन भी है इस चीज़ को लेकर। प्राकृतिक रेशो मैन मेड फाइबर में उच्च विद्युत संवाहकता, हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का गुण होता है। किन रेशो में, मानवकृत रेशे में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मानवकृत रेशे में उच्च विद्युत संवाहकता होती है। वस्तुत्पादन रेशों में विद्युत चार्जों को संवाहित करने का गुण विद्यमान होना चाहिए। वर्तमान समय में जब नित्य प्रति नए नए रेशों को खोज होता रहा है तो इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि जिन रेशों में विद्युत संवाहकता का गुण कम होता है वैसे रेशों में विद्युत चार्ज वस्तु की सतह पर केंद्रित हो जाता है, जिससे विद्युत शॉक, जिससे क्या होता है, विद्युत शॉक उत्पन्न होता है। जैसे कपड़ा पहनना चट करता है, होने का भय रहता है। उच्च विद्युत संवाहकता के वस्त्रों में इसका खतरा कम से कम रहता है। उच्च विद्युत संवाहकता का जिन रेशों में गुण होता है उनमें क्या होता है, खतरा कम से कम रहता है, क्योंकि वो चार्ज वो उसी रेशे के सेंटर में ही रह जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि उच्च कंडक्टिविटी का गुण क्या होता है। अनम्यता, प्लेबिलिटी, तनाव सामर्थ्य, टेंसिल स्ट्रेंथ, विस्तारण क्षमता, एक्सटेंडिबिलिटी, प्रत्यास्थता, इलेक्ट्रिसिटी तथा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी के समान। आपने आगे पढ़ा था ना, टेंसिल स्ट्रेंथ क्या होता है, तनाव सामर्थ्य, रेशे को खींचा जाए या बीम पे कस के लगाया जाए तो जिन तनाव सामर्थ्य किसे कहते हैं, मतलब किसी को लगाया जाए और एक यूनिट के बीच में जितनी बार रेशे का जो टूट है ना, जहाँ रेशा टूट रहा वही तनाव सामर्थ्य की क्षमता होती है, उसी को ही कहते हैं। मतलब जहाँ पे, मतलब एक यूनिट में जहाँ रेशा टूट रहा है वही तनाव सामर्थ्य। इतना मतलब एक बार टूट रहा है, दो बार टूट रहा है, तीन बार टूट रहा है, वही रेशे की तनाव सामर्थ्य, तनाव को सहने की क्षमता होती है। तो एक वो गुण हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी आप पढ़े थे, लचीलापन, मतलब उसको छोड़ दीजिए फिर वो अपनी पूर्व आकृति प्राप्त कर ले, उसे इलेक्ट्रिसिटी की भी यही बात है, वही प्रत्यास्थता की भी बात है। प्रतिस्कंदता आप जानते हैं कि आप उसको मोड़ के रख दें, अगर वो अपने पूर्व आकार को प्राप्त कर ले, पूर्व वॉल्यूम में आ जाए तो वो प्रतिस्कंदता होता है। आदि गुण आपको पता है, लेकिन अनम्यता का गुण आप सोचिए, अनम्यता क्या है, तो प्लेबिलिटी का गुण होना भी। जिन रेशों में अनम्यता का गुण विद्यमान रहता उन्हें बटने में, ऐंठन देने में, कताई करने में, वस्त्र रूप में बुनना सरल होता है। मिला जुला के कहना है कि इनको क्या होता है, बटने में आसान होता है, बुनाई करने में, कताई करने में, मतलब ऐंठन देने में। अनम्यता के गुण के कारण रेशों को ऐंठन देने में सरलता प्राप्त होती है, जो प्लेबिलिटी का गुण होता है। वस्त्र बुनाई करते समय ताने व बाने के धागों को फ्रेम पे चढ़ाते समय उनको कई बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, उन्हें मोड़ना एवं झुकाना पड़ता है। अगर रेशों में अनम्यता, प्लेबिलिटी का गुण विद्यमान होगा तभी वे वस्त्र निर्माण प्रक्रियाओं में नहीं टूटेंगे, अन्यथा वे बार बार टूट जाएंगे और रेशा खराब हो जाएगा। रेशों में अंतर्निहित अनम्यता का यह श्रेष्ठ गुण स्वतः ही वस्त्र में प्रवेश कर जाते हैं। ये आपको हम बता रहे हैं क्या, रेशों की क्वालिटी बता रहे हैं। अगर रेशों के अंदर ये सारी उपरोक्त क्वालिटी है जो निम्न में अभी बचे हैं, अगर वो सब क्वालिटी रहेगी तो उनसे जो वस्त्र बनेंगे वो लोगों द्वारा लोकप्रिय होते हैं। तो वही कह रहे सब रेशों की क्वालिटी है, रेशों में ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। रेशों में अंतर्निहित अनम्यता का यह श्रेष्ठ गुण स्वतः ही वस्त्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वस्त्रों की सौंदर्यता में वृद्धि हो जाती है। वस्त्रों में आकार स्थायित्व का गुण भी आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि वस्त्र इधर से इधर ताना तो इधर ढीले हो गए, उधर ताना कहीं नहीं। बहुत बार स्वेटर देखो ढीले पड़ाते हैं, कहीं लगता है इधर से लटक रहे हैं, कई लोग। ये प्लेबिलिटी के गुण के कारण क्या होता है, इनके आकार में स्थिरता होती है। मतलब जिस आकार में वस्त्र बन गया इस रेशों से, तो वो उसी आकार में रहे, कोई बढ़ेगा घटेगा नहीं। अगला है ज्वलनशीलता का गुण, नंबर 14 है। कौन सा गुण, ज्वलनशीलता का। भिन्न भिन्न रेशों में ताप के प्रति ग्राह्यता, मतलब फ्लैम्बिलिटी भी भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब है कि कुछ प्राकृतिक रेशे और मानवकृत रेशे, तो इन प्रत्येक रेशों की अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है और इन रेशों की पहचान भी की जा सकती है। इन रेशों की जलनदाह क्षमता, मतलब ये क्या होता है, ये रेशों के परीक्षण के अंतर्गत भी आता है।
तो वही दिया है कि भिन्न भिन्न रेशों में ताप के प्रति ग्राह्यता फ्लैमेबिलिटी की भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ रेशे ताप के संपर्क में आके शीघ्रता से जल जाते हैं और कुछ क्या होता है पिघल जाते हैं, कुछ अपना रूप बदल देते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो नायलॉन के रेशे जब ताप के संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। कौन से रेशे ताप के संपर्क में आते हैं तो पिघल जाते हैं, नायलॉन। कौन से रेशे ताप के संपर्क में आते हैं पिघल जाते हैं, नायलॉन। नायलॉन ताप के संपर्क में आता है तो क्या होता है, पिघल जाता है। आपको मैं 2-3 बार रिपीट करती हूँ, आपको याद हो जाएगा। धूप में रखने से ऊन के रेशे कमजोर पड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। धूप में रखने से कौन से रेशे कमजोर पड़ जाते हैं, तो ऊन के। कपास एवं रेयान के रेशों में आग पर रखने में धीरे धीरे जलते हैं। कौन से रेशे आग पर रखने पर धीरे धीरे जलते हैं, तो कपास के और रेयान के। ज्वलनशीलता फ्लैमेबिलिटी का जो माप होता है वो समय से किया जाता है। आप पीछे देखे थे ना, नमी प्राप्तांक, जो नमी अवशोषक क्षमता होती है उसको किससे नापा जाता है, तो उसको प्रतिशत में नापा जाता है। और ये फ्लैमेबिलिटी जो ये ज्वलनशीलता होती है इसको किस में मापा जाता है, इसकी इकाई क्या है, तो समय है। परिधान में ही वे वस्त्र पसंद किए जाते हैं जिनकी ज्वलनशीलता कम से कम होती। देखिए वो भी पसंद किए जाते हैं जिसका घनत्व कम होता है। घनत्व कम होगा तो रेशा हल्का होगा। हल्के रेशे लोकप्रिय रेशे होते हैं, वो रेशे भी लोकप्रिय होते हैं जिनमें ज्वलनशीलता कम से कम हो। कृत्रिम रेशों से इस गुण को परिसज्जा करते समय उपार्जित की जाती है, उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशों की ज्वलनशीलता का ज्ञान रेशों को आग पर रखने से ज्ञात होता है। ये परीक्षण के अंतर्गत भी आता है। इसकी माप समय से की जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वलन की माप, रेशों की ज्वलनशीलता का माप क्या है, उसकी इकाई क्या है, तो समय है। कुछ रेशे आग के प्रति अवरोध होते हैं तो धीरे धीरे जलते हैं। आग लग जाने पर ऐसे वस्त्रों को बुझाने का अवसर मिल जाता है, परंतु वर्तमान समय में टेंट, कुर्सियाँ, दरियाँ, जैकेट वस्त्रों महिलाओं के बस आदि कृत्रिम रेशों से निर्मित होते हैं जिनमें आग लग जाती है और रोज़ का आए दिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मतलब इससे कुछ न कुछ मतलब होते ही रहता है, कहीं ना कहीं कोई घटना होती ही रहती है। ज्वलनशीलता जिन वस्त्रों की जितनी ही कम होगी उस वस्त्र की लोकप्रियता भी उतनी अधिक होगी। अब हमको यहाँ से एक क्वेश्चन बता दीजिए कि पहली बात तो ज्वलनशीलता की माप किस में की जाती है, तो ज्वलनशीलता की माप समय में की जाती है। कुछ रेशे क्या होते हैं, जल जाते हैं, कुछ रेशे पिघल जाते हैं, कुछ रेशे डिकम्पोज हो जाते हैं। तो कौन से रेशा जल जाता है आग के संपर्क में आके, कौन सा रेशा जलता है, आप बताइए। आग के संपर्क में आकर कपास और रेयान के रेशे ना आग पे रखने पर जलते हैं। और नायलॉन का रेशा क्या होता है, पिघल जाता है। ऊन का रेशा क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है। गर्माहट, अगला क्या है, गर्माहट वाम्थ। जिन रेशों के बीच में रिक्त स्थान में हवा उपस्थित रहती है, आपको मैं अभी वूलन का आगे बता रही थी ना कि ऊनी रेशे हल्के तो होते हैं लेकिन उनमें गर्माहट कहाँ से आती है, क्योंकि उनके रेशों के बीच में जगह बन जाती है। आप जब बुनाई करते हैं ऐसे थोड़ा सा फैलाएंगे तो देखिए रेशे जो बुनने की जो जगह होती है उनमें मतलब छोटा छोटा होल सा दिखता है। तो जिन रेशों के बीच में रिक्त स्थानों में हवा उपस्थित रहती है उन रेशों से बने वस्त्र गर्मी प्रदान करते हैं। प्राकृतिक रेशों में ऊन के रेशे देखिए दिया, प्राकृतिक रूप में कौन सा ऐसा रेशा है जो गर्मी प्रदान करता है, तो जो ऊन का रेशा है ना वो सर्वाधिक मतलब ये गुण सर्वाधिक पाया जाता है। हवा ताप का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, हवा और ताप का कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है, जिससे शरीर के भीतर गर्मी न तो बाहर जा। कुचालक का मतलब क्या होता है, सुचालक का मतलब आराम से चले है, चालक का मतलब चलना, सु मतलब आराम से, अक्कू का मतलब होता है खराब, चालक का मतलब चलना। जिसमें खराब चालकता का गुण रहती है मतलब आर पार, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर करने की, जिस रेशे में खराब मतलब ये गुण नहीं कम पाया जाएगा उसे कुचालक कहते हैं। तो यह हवा और ताप को ना मतलब जहाँ पे होता है वहीं पे रोक लेता है, वो अंदर की गर्मी को न बाहर आने देता है, न बाहर की ठंडी को अंदर जाने देता है। ये शरीर क्या होता है, गर्म पड़ा रहता है। शरीर अपनी बॉडी का भी तो एक टेम्परेचर होता है ना, जिसपे वो क्या होता है, उसी वो टेम्परेचर पे बॉडी पड़ी रहती है, जिससे शरीर के भीतर की गर्मी न तो बाहर जाती है और न ही बाहर की ठंडा सर्द भरी हवा अंदर प्रवेश कर जाती है। इससे सर्दी नहीं लगती। रजाइयाँ बनाने से पूर्व रुई को पर्याप्त मात्रा में धुनाई की जाती है, उससे क्या होता है, रेशों में हवा अंदर चली जाती है, इसलिए धुनाई की जाती है। रेशम के रेशे में मोम वैक्स उपस्थित रहता है। यह क्या होता है, ताप को रोक कर रखने का कार्य करता है। जो रेशम के रेशे में मोम होता है, मोम के लिए एक परिसज्जा की जाती है विशेष प्रकार की, मोम हटाने की। उसे आप बताइएगा कि कौन सी परिसज्जा है, आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए। आप लोग जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उससे आप लोग का रिवाइज हो जाया करेगा। रेशम के रेशे में मोम उपस्थित रहता है, यह ताप को रोक कर रखने का कार्य करता है। कृत्रिम तंतु जो खासकर सर्दी से बचने के लिए निर्मित किए जाते हैं उनमें भी इस प्रकार की परिष्कृतियाँ परिसज्जाएँ की जाती हैं। ऊनी वस्त्रों में सूक्ष्म बाल होते हैं। देखिए
रेशम में क्या होता है जो ताप को रोका रहता है, तो रेशम में मोम ताप को रोकता है। ऊनी वस्त्र में वो छोटे हल्के रोए जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, ताप को रोकते, हवा को रोकने का काम करते हैं। और इनके सबसे मेन क्या होती है, जो बीच में स्पेस होता है तो उसमें हवा भर जाती है, जो अंदर की गर्मी न बाहर की सर्दी को अंदर आने देते हैं। ऊनी वस्त्रों में सूक्ष्म बाल होते हैं जिनमें बीच में हवा अवरुद्ध हो जाती है। स्वेटर जो ढीले ढाले बुने जाते हैं वे भी कसे हुए स्वेटर की अपेक्षा अधिक गर्माहट प्रदान करते हैं। नंबर 16 है कीट तथा जीवाणुओं का प्रभाव। देखिए, कीट का प्रभाव और जीवाणुओं का प्रभाव किस पे पड़ता है, फफूंद का प्रभाव किस पे पड़ता है, ये भी दो अलग क्वालिटी है। तो जो कपास सेलुलोजिक रेशे होते हैं ना, उस पे कीट और जीवाणु का प्रभाव पड़ता है। और फफूंद का प्रभाव कीट और जीवाणुओं का जो होता है ना, वो ये जो कृत्रिम ये जो ऊन हो गए, जांतो रेशे जो होते हैं ना, इस पे इनका प्रभाव पड़ता है। और सेलुलोजिक रेशे पे फफूंद का प्रभाव पड़ता है। रेशे जो कीट, फफूंद एवं सूक्ष्म जीवों से प्रभावित नहीं होते वस्त्रोत्पादन के लिए उपयुक्त माने जाते। कुछ रेशे जैसे कपास, रेशम, ऊन, लिनन, जूट आदि के रेशे शीघ्र ही कीट एवं जीवाणुओं के आक्रमण से प्रभावित हो जाते हैं तथा कमजोर होकर नष्ट हो जाते हैं। कपास के रेशे में सेल्यूलोज उपस्थित रहता है। कपास के रेशे में क्या उपस्थित रहता है, सेल्यूलोज उपस्थित रहता है। ये रेशे फफूंद एवं जीवाणुओं के आक्रमण से नष्ट हो जाते हैं। अगर सूती वस्त्रों को बरसात के दिनों में कलफ लगाकर छोड़ दिया जाए तो उनमें शीघ्रता से क्या लगता है, फफूंद। सूती कपड़े पे क्या लगता है, फफूंद लगता है। और ऊनी रेशमी कपड़े पे क्या लगता है, कीट। मोथ खाते हैं और उसको देखिए कीट लगते हैं। कीट का लार्वा उन रेशो प्रोटीन को खाता है जिससे वो कमजोर पड़ जाते हैं। सूती, ऊनी, रेशमी और लिनन के वस्त्रों में दीमक भी लगता है, देख लीजिए इन पे क्या लगता है, दीमक भी लगता है। इसके बचाव के लिए क्या आता है, एक तो इनको धूप में सुखा लेना चाहिए अच्छे से। धूप सबसे बड़ा होता है ना, स्टेलाइज सबसे बढ़िया ये निसंक्रामक का काम करता है। धूप संक्रमण हटाने का धूप सबसे बढ़िया काम करता है। धूप में डाले, प्राकृतिक संक्रामक है, धूप में डाल दीजिए। नेप्थलीन की गोलियों का प्रयोग करने से भी कीड़े नहीं मर नेप्थलीन की गोलियों का प्रयोग करने से कीड़े मरते नहीं, उनकी महक से दूर हो जाते हैं, इसमें यही कह रहा है। कृत्रिम रेशे, एसीटेट के रेशे से बने वस्त्र में कीट एवं जीवाणु का प्रभाव नहीं पड़ता। आपने तो देख लिया कि सेलुलोजिक रेशों पे फफूंद का प्रभाव पड़ता है और जांतो रेशे पे कीड़ों का प्रभाव पड़ रहा है, मोथ का प्रभाव पड़ रहा है। तो किस पे इन दोनों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो जो कृत्रिम रेशे होते हैं ना, कृत्रिम और एसीटेट रेशे, इन रेशों पे क्या होता है, इनका प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला दिया शोधक पदार्थों तथा साबुन का प्रभाव। क्षार का और अम्ल का, क्षार का प्रभाव किस रेशे पे पड़ता है और अम्ल का प्रभाव किस रेशे पे पड़ता है। तो क्षार जो होते हैं ना, सेलुलोजिक रेशे के लिए अच्छे माने जाते हैं, अम्ल से उनको नुकसान पहुंचता है। और जो प्रोटीन जंतु के रेशे होते हैं उनको अम्ल अच्छा माना था, उन पे क्षार का नुकसान पड़ता है। तो ये शोधक पदार्थों का साबुन का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप्स, वस्त्रों के लगातार प्रयोग करने तथा पहनने के पश्चात वे गंदे हो जाते हैं, इसलिए उनकी धुलाई करना अनिवार्य है। कुछ शोधक पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होते हैं, कुछ अम्लीय और कुछ उदासीन। उदासीन एवं कोमल होते हैं जिनके बार बार प्रयोग से यानी बार बार वस्त्र धोते समय चमक तथा नयापन में अंतर नहीं आता। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, सूती एवं लिनन के वस्त्रों को क्षारीय शोधक पदार्थों से धुलाई करनी चाहिए। आपको मैंने बताया ना कि जो सूती और लिनन के वस्त्र होते हैं उनका क्षार का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो सूती एवं लिनन वस्त्रों को किस शोधक का प्रयोग करना चाहिए, क्षारीय शोधक का प्रयोग करना चाहिए। जबकि रेशमी और ऊनी वस्त्रों के लिए किसका, उदासीन हो, कोमल हो या अम्लीय का प्रयोग करना चाहिए। इसमें यही चीज़ कहा गया। अगला है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। आप उधर फ्लेम का प्रभाव पड़े, ज्वलनशीलता पड़े, अभी आप किसका प्रभाव पड़े, ताप का प्रभाव। दैनिक प्रयोग व पहनने के पश्चात सतह गंदे हो जाते हैं जिसे धोना पड़ता है। धोने के पश्चात आवश्यकता अनुसार कलफ लगाना पड़ता है, इस्त्री करना पड़ता है सुंदर दिखने के लिए। सभी प्रकार के रेशे ताप को क्या करते हैं, प्रभावित। ताप से सभी प्रकार के रेशे प्रभावित होते हैं, चाहे वो कोई भी रेशा हो। जब कहीं आग जलेगी तो उसी से तो टेम्परेचर, ताप निकलेगी ना। किसी भी प्रकार से, जैसे इस्त्री है, आपने उस करंट उसको सप्लाई किया तभी तो उसमें हीट पैदा हुई। तो वही कहने का मतलब है। कुछ रेशे क्या होता है, कुछ रेशे जल जाते हैं, कुछ रेशे मेल्ट जाते हैं। जैसे लिनन और कपास के रेशे क्या होते हैं, ताप के संपर्क में आते हैं तो जलते।
जलती। आपने अभी ज्वलनशीलता वाले में देखा था कि लिनन एवं कपास के रेशे ताप के संपर्क में आके धीरे धीरे जलते हैं। रेशम और ऊन के रेशे क्या होते हैं, ताप के संपर्क में आते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं। रेशम है और ऊन, कौन से रेशे, दो रेशे, रेशम और ऊन, ये जब ताप के संपर्क में आते हैं ना तो डिकम्पोज मतलब इनका रूप बिगड़ जाता है। और नायलॉन के रेशे जब ताप के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, पिघल जाते हैं। इनमें सहनशीलता के आधार पर ही वस्त्र पे इस्त्री करनी चाहिए। इन्हीं आप देखा करिए, प्रेस जो होता है, प्रेस के पास एक रेगुलेटर दिया होता है बीच में, जिससे क्या होता है, अलग अलग कॉटन पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वूलन कपड़े का कितना टेम्परेचर हो, सिंथेटिक का कितना टेम्परेचर होता है, वो उस चीज़ पे उस पर लिखा होता है। तो अगर आप आयरन जब करते हैं तो उस रेगुलेटर से आप टेम्परेचर मतलब सेट कर लेते हैं। वही चीज़ इसमें बताया गया है। ऊनी वस्त्र अधिक ताप से प्रभावित होते हैं। ऊनी वस्त्र क्या होते हैं, ताप से अधिक प्रभावित होते हैं। इनके रेशे कमज़ोर पड़ जाते हैं। रेशमी वस्त्रों में ऊन की अपेक्षा अधिक ताप सहन करने की क्षमता होती है। ऊनी वस्त्र सबसे अधिक ताप, देखिए, इसको प्रभावित करता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा ताप किसको प्रभावित करता है, तो जो ऊनी रेशा है ना, उसको ताप सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। रेशम पे उससे कम मतलब ताप होती है। ताप दिया है, ऊन की अपेक्षा अधिक ताप सहन करने की क्षमता। रेशमी वस्तु जो था ऊन से ज़्यादा ताप सहन कर सकता है। इसको ऊनी वस्तु को कितने डिग्री टेम्परेचर पर प्रेस करना चाहिए, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर इस्त्री करनी चाहिए। किन रेशों को, रेशमी रेशों को। ऊनी वस्त्रों को सीधे इस्त्री कभी नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह रख लेना चाहिए। और कृत्रिम रेशे तो इच्छानुसार ताप सुगम थर्मोप्लास्टिक बनाए जाते हैं। अधिक ताप नायलॉन आदि से तंतु नरम हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, इसकी रासायनिक संरचना संगठन में परिवर्तन हो जाता है। ये चीज़ इसमें कहा गया। जो प्लीट्स वगैरह फ्रॉक पे देखी डाले जाते हैं, मतलब ऐसे क्रेप वगैरह जैसे जो नहीं तो आजकल स्कर्ट चलिए प्लीट्स पड़े रहते हैं, तो क्या होता है, वो मतलब होता है ना टेम्परेचर, वो क्योंकि वो सिंथेटिक फाइबर है तो उसको उसके अंदर वो परिसज्जा कर दी जाती है। उनके उनके ऊपर ऐसा टाप मतलब जो टेम्परेचर उपयोग करके उनको वैसे ही उसके आकार को ही बदल दिया जाता है। तो वही कहा गया कि इसमें कि फ्रॉक, स्कर्ट आदि में प्लीट्स और चुन्नटें डाली जाती है। प्लीट्स चुन्नटें बार बार प्रयोग और धुलाई के पश्चात भी ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। और ये कैसी डाली जाती हैं, ये ताप के प्रभाव से हीट करके चीज़ों को बदल दिया जाता है। वही बस कहा गया। अब आप यहाँ पे संक्षिप्त में एक नज़र में देख लीजिए और यहाँ से आप, अब मैं इतना समझाई हूँ, वहाँ से आप इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। वस्त्र उपयोगी रेशों के गुण संक्षिप्त में। गर्माहट, आप समझ गए किन रेशों में गर्माहट का गुण होता है। जिन रेशों में जिन रेशों के बीच में जगह होती है उसमें हवा भर जाती है, उस हवा के कारण रेशों में गर्माहट का गुण होता है। जैसे ऊन रेशम के रेशे में वैक्स के कारण, ऊनी रेशों में उनके रोए के कारण गर्माहट का गुण होता है। शोधक पदार्थों एवं साबुन का प्रभाव, किन रेशों पे शोधक पदार्थों का और कैसा प्रभाव पड़ता है, तो जो क्षार का प्रभाव होता है ना, वो सूती रेशे पे अच्छा पड़ता, सेलुलोजिक रेशों पे अच्छा पड़ता है। और वही क्षार अम्ल, जो ये जानते रेशे प्रोटीन वाले रेशे होते हैं, इनको नुकसान पहुंचा देता है। और वहीं अम्ल का प्रभाव जानते रेशों पे अच्छा पड़ता है। और जैसे दिया ऊनी और रेशमी वस्त्र, या तो अम्लीय शोधक पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, या तो न्यूट्रल जो उदासीन होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। और ये सब गुण हैं किसके, रेशे के गुण हैं। अगला है पर्याप्त मजबूती। रेशे में पर्याप्त मजबूती होती चाहिए, जिसको कहते हैं टेंसिल स्ट्रेंथ, ताप मतलब सहने की क्षमता होनी चाहिए, पर्याप्त मजबूती। क्योंकि पर्याप्त मजबूती रहेगी तो रेशे बार बार टूटेंगे नहीं, चाहे उसको बिम पे चढ़ाओ, चाहे उसको मोड़ो, चाहे जो भी करो, तो आपके वस्त्र अच्छे बनेंगे। लंबे रेशे से वस्त्र अच्छे बनते हैं। संतोषजनक लंबाई रहेगी तो लंबे वस्त्र चिकने सुंदर बनते हैं। ताप का प्रभाव, आपने पीछे देखा है, ताप के प्रभाव से क्या होता है, कुछ रेशे पिघल जाते हैं, कुछ रेशे विघटित या डिकम्पोज हो जाते हैं, और कुछ रेशे जल जाते हैं। कपास और लिनन का रेशा जल जाता है, ऊन और रेशम का रेशा डिकम्पोज विघटित हो जाता है, और नायलॉन का रेशा पिघल जाता है। मैं देखिए आपको यहीं से क्वेश्चन क्लियर कर दे रही हूँ, और क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। लचीलापन, किस रेशे में सबसे ज़्यादा लचीलेपन का गुण होता है, तो नायलॉन एक ऐसा रेशा जिसमें क्या होता है, लचीलेपन का गुण सबसे ज़्यादा होता है। प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता का मतलब क्या होता है, रेजिलेंसी, जो कपड़े को दबा के छोड़ दो, अपने पूर्व वॉल्यूम आयतन को प्राप्त कर दे, वो रेजिलेंसी है। प्रत्यास्थता क्या होता है, इलास्टिसिटी, जिसको तान के छोड़ दो, अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर ले। बंधन क्षमता, कॉविनेस का गुण होता है ना, जैसे या कुछ छोटे रेशे होते हैं जिनमें प्रतिस्कंदता, जैसे कपास, लिनन इत्यादि के रेशे जो प्राकृतिक होते हैं, उनमें क्या होता है, वनस्पतिक रेशे जो होता है उनमें ये नहीं गुण, प्रतिस्कंदता प्रत्यास्थता का अभाव रहता है, मतलब नहीं के बराबर पाया जाता है। लेकिन तब फिर ये रेशे कैसे चिपकते हैं, जब इनमें गुण ही नहीं है। तो इनमें क्या होता है, इनमें बंधन क्षमता होती है। कपास में क्या होती है, बंधन क्षमता होती है। कॉविसनेस का गुण पाया जाता है, जिससे इससे अविरल रेशे बनाए जा सकते हैं।
कोमलता एवं सूक्ष्मता, जितने रेशे कोमल होंगे, सूक्ष्म होंगे, महीन होंगे, शरीर के लिए मुलायम होंगे, उतने वो रेशे लोकप्रिय होंगे, उनसे वस्त्र अच्छे बनेंगे। नमी और शोषकता, जिन रेशों में जितनी अधिक नमी और शोषकता का गुण होगी, रेशे अच्छे मतलब नमी और शोषकता का गुण रेशे में होना अनिवार्य है। एब्जॉर्बेंसी, जिससे क्या होता है, इनमें अनेक प्रकार की परिसज्जाएं दी जा सकती हैं, इनको आराम से धोया जा सकता है, ये शरीर के लिए आरामदायक हो सकते हैं, इनमें रंगाई, बाटिक, मर्सराइजिंग, कलर, ब्लीचिंग सभी कार्य करने में आराम होता है। अगला क्या है, चमक। किस रेशे में चमक, देखे थे ना, चमक किसे कहते हैं, लश्चर, जो प्रकाश को परावर्तित करता है उसे ही चमक कहते हैं। तो जैसे कपास, लिनन, जूट इत्यादि में चमक का अभाव रहता है, तो इसमें मर्सराइजिंग प्रक्रिया द्वारा परिसज्जाओं द्वारा चमक दिया जाता है। और नायलॉन रेशा, जो कृत्रिम रेशा, उसमें चमक इतनी होती है कि आंखों को क्या होता है, चुभती है। और प्राकृतिक एक ऐसा रेशम रेशा है जिसमें भीनी भीनी से एक सुंदर चमक होती है। और इन रेशों में क्या होता है, इतनी नायलॉन में इतनी अधिक चमक होती है कि चमक को कम करना पड़ता है क्योंकि आंखों में चुभती। अगला है समानता, यूनिफॉर्मिटी। समानता किसे कहते हैं, जिस रेशे की लंबाई, चौड़ाई, स्थायित्व इत्यादि समान हो, उन रेशों को समान कहते हैं। जिसका व्यास समान हो, जिसकी लंबाई समान हो, चौड़ाई समान हो, मोटाई समान हो, वो रेशे क्या होते हैं, समान रेशे होते हैं, जिसे समानता, यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। घनत्व, जिन रेशों का घनत्व जितना अधिक होगा वो रेशे उतने भारी होंगे, जिन रेशों का घनत्व जितना कम होगा वो रेशे कम मतलब हल्के होंगे। और जो रेशे हल्के होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं, जो रेशे भारी होते हैं वो लोकप्रिय नहीं होते। एस्बेस्टस हो गया, शीशा हो गया, उनका घनत्व ज़्यादा है तो वो भारी है। सबसे कम, सबसे हल्का रेशा ओल्फिन का होता है, वो पानी पे तैर सकता है। और जो है कि और ऊनी और रेशमी क्या होते हैं, उनका घनत्व तो कम होता है, वो लोकप्रिय होते हैं। अब घर्षण एवं प्रतिरोधक क्षमता, जिन रेशों में इनकी सहने की क्षमता रहेगी वो रेशे टूटते नहीं हैं, घसकते नहीं, जैसे होता नहीं कपड़े, फाल इत्यादि, कॉलर आप रगड़ रगड़ घिस के धोते, अगर उनके अंदर ये क्षमता नहीं रहेगी तो क्या होगा, फट जाएंगे कस के घिस के धोने पे। या आप देख भी सकते हैं, एक दो कपड़े होते हैं जिसको अगर मशीन में डाल दो तो उसमें छेद आ जाते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि उन रेशों में उन घिसावट को सहने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वो रेशे कमजोर होते हैं और रेशे कहीं ना कहीं से फट जाते हैं। नायलॉन देखिए बहुत कमजोर होता है। विद्युत संवाहकता, गुड कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टिविटी का गुण किस में होता है, जो कॉटन होता है ना, कपास, कपास में गुड कंडक्टिविटी का गुण होता है। सो एक कपास होता है उसमें का सुचालक होता है, और जो रेशम हमको गर्मी देते हैं उसमें के कुचालक होते हैं। ऊनी होता है जो रेशम होता है उसमें के कुचालक होते हैं। अनम्यता, प्लेबिलिटी, ऐसे आपने पढ़ा था कि फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, प्रत्याशा, प्रतिस्कंदता, इन गुणों का रेशे में जरूरत है, तो इसकी भी जरूरत है क्योंकि इसके कारण रेशे तोड़े मोड़े टेढ़े ऊपर नीचे ऐठन ट्विस्टिंग की जाती है, बटने में इनके कारण आसानी रहती है। ज्वलनशीलता का गुण आपको पता ही, एक प्रकार का टेस्ट भी होता है, और इसको किस में मापा जाता है, समय में मापा जाता है। और कौन सा रेशा कब धीरे धीरे जलता है, तो कपास का, लिनन का रेशा जलता है और धीरे धीरे जलता है। ऊन का रेशा क्या होता है, तो उसका मतलब वो आकार बदल जाता है और मेल्ट, क्या बोलते हैं, नायलॉन का रेशा मेल्ट हो जाता है। मैंने आपको यहाँ से जितना आपने वहाँ पढ़ा इतना आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में, तो मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। किसी को समझाने की या किसी को कन्फ्यूज़ होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक किया करिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए प्लीज़। और अगर पसंद आया तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।